हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 यानी परमाणु एवं अणु के बारे में स्टडी करेंगे। परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। जब कभी हम इस चैप्टर को पढ़ने की सोचते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि अणु और परमाणु होता क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक परमाणु क्या होता है, उसके बाद परमाणु को जब हम समझ जाएंगे उसके बाद हम समझेंगे कि एक अणु क्या होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि एक परमाणु क्या होता है। क्या होता है परमाणु? महर्षि कनाड जो थे ये एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने परमाणु के संबंध में एक अवधारणा व्यक्त की। उनके अनुसार यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पूर्ण विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने ये कहा कि कोई भी पदार्थ को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं, फिर छोटे छोटे टुकड़े जो प्राप्त होंगे फिर उनको फिर टुकड़ों में विभाजित करते जाएं, तो इस प्रकार की जब प्रक्रिया हम बार बार करते जाएंगे तो एक सीमा ऐसी आएगी कि हमारे पास जो है अत्यंत सूक्ष्म कण हमें प्राप्त होगी और उस कण को आगे विभाजित नहीं किया जा सकेगा और इसी सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो अब हम समझ सकते हैं कि महर्षि कनाड के अनुसार क्या है कि परमाणु द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकेगा। यानी उनके अनुसार परमाणु जो है वह अविभाज्य है जिसका विभाजन करना संभव नहीं है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रयोग किया गया है कि वास्तव में परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है और एक परमाणु जो है वह न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए होते हैं, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। परमाणु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाइयां परमाणु होती हैं जो अत्यंत छोटी होती हैं। कोई भी द्रव्य जो है, चाहे वह जल, हवा, ईंट, पत्थर, मिट्टी कुछ भी हो, सभी पदार्थ जो हैं ये अत्यंत छोटी छोटी कणों से बनी हुई होती हैं और इन्हीं कणों को हम परमाणु कहते हैं। और ये कण इतनी छोटी होती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि परमाणु इतनी छोटी होती हैं कि इसका हम अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि परमाणु का जो आकार है उससे हम नैनोमीटर में मापते हैं। अब 1 नैनोमीटर जो है ये काफी छोटी इकाई है, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁹ मीटर। चूंकि 10⁹ मीटर जो है ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है, इसीलिए आप जो है इससे समझ गए होंगे कि आखिर परमाणु का जो आकार है वह कितनी छोटी होती होगी। चूंकि हमने चैप्टर 2 में तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक लगभग 110 से भी अधिक प्रकार के तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो हमें सभी तत्वों का तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों का प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब यह प्रतीक चिन्ह क्या होती है? न किसी खास प्रकार के तत्व को एक विशेष प्रकार के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से तत्व को किस प्रकार के प्रतीक चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम कुछ लिस्ट देखेंगे, उस लिस्ट के अनुसार जो इंपॉर्टेंट तत्व होंगी उसी का लिस्ट है। इससे हमें प्रतीक चिन्ह जो है उसके बारे में हमें जानकारी ले लेना है, क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व को किसी खास प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन से तत्व का क्या प्रतीक चिन्ह है। एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, सोना Au, हाइड्रोजन H
और आयोडीन आई। तो फ्रेंड्स, सुविधा के दृष्टिकोण से आप इस बिंदु पर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सारे तत्व का प्रतीक चिन्ह जो है आसानी से मिल सके। अब हम फ्रेंड्स कुछ इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट तत्व का जो प्रतीक चिन्ह है उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लोहा Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर F, यूरेनियम U और जिंक Zn। फ्रेंड्स, इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सुविधा हो। तो अब जो है, अब हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट तत्व है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, और आपके लिए इन सभी तत्वों का प्रतीक चिन्ह याद रखना बहुत जरूरी है। हालांकि ये सारे प्रतीक चिन्ह जो है एक बार में मेमोराइज करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बार बार के प्रयोग में ये काफी आसान है। कुछ ही दिन के प्रिपरेशन में ये सारे प्रतीक चिन्ह जो हैं आपको इजीली मेमोराइज हो जाएंगे। अब हमारे सामने आया एक नया टॉपिक जो है परमाणु द्रव्यमान। फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि परमाणु जो है ये द्रव्य का सबसे छोटा कण है, और ये परमाणु जो है इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि जब ये परमाणु इतनी छोटी होती हैं, तो क्या वास्तव में परमाणु का भी कोई द्रव्यमान हो सकता है क्या? तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में अब हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान होगी उसी द्रव्यमान को हम उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। अब सवाल ये होता है कि चूंकि परमाणु जो है ये काफी छोटी होती हैं, तो इसकी द्रव्यमान को हम मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग कर सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या हो सकता है? तब आइए हम देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को हम कैसे और किस इकाई में मापते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु की द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, मिलीग्राम में मापते हैं, और अगर वस्तु भारी हो तो किलोग्राम या फिर क्विंटल का भी यूज करते हैं। लेकिन चूंकि परमाणु जो है ये काफी छोटी होती हैं, काफी छोटी होती हैं, इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए हम इस प्रकार की कोई भी इकाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु जो है वह अत्यंत छोटी होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर परमाणु की द्रव्यमान को नापने के लिए हम कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं कि किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है। तो किसी परमाणु के द्रव्यमान को हम जो इकाई में नापते हैं वह इकाई का नाम है AMU। AMU का पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो AMU का फुल फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट। अगर हिंदी में बात करें तो इसका पूरा नाम होगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। चूंकि आप जानते हैं कि आजकल जो है शॉर्टकट का जमाना है, हर लोग जो है बड़ी बड़ी वर्ड्स को शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं। अगर हम मैसेज में किसी से चैटिंग करते हैं तो कोई भी जो शब्द होती हैं जो बड़ी होती हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। उसी प्रकार AMU जो है इसका शॉर्ट फॉर्म भी इजाद किया गया है, और AMU को आजकल सिर्फ U द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। पहले के बुक्स में आप देखेंगे कि AMU का उल्लेख रहता था, लेकिन आजकल जो नई किताबें हैं उसमें सिर्फ U दिया हुआ रहता है। तो AMU हो या U दोनों एक ही बात है। AMU क्या है कि ये पूरा नाम है, और जबकि U जो है ये उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। और U का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो U का पूरा नाम होगा यूनिफाइड मास। इस प्रकार हमने देखा कि परमाणु के द्रव्यमान को हम ग्राम मिलीग्राम में न नापकर इसके लिए एक विशेष प्रकार की इकाई का प्रयोग करते हैं, और उस इकाई का नाम है AMU।
यानी शॉर्ट में आप इसको यू भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे। अब तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि परमाणु जो हैं ये काफी छोटी होती हैं, इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम मिलीग्राम में न नापकर इसे एक विशेष प्रकार की इकाई में मापा जाता है, और वह है यू यानी यूनिफाइड मास। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि आखिर 1U बराबर कितना। तब आइए इसको हम क्लियर करते हैं कि 1U बराबर कितना। अब ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें कार्बन 12 समस्थानिक एक शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये शब्द हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो और आप में कंफ्यूजन भी पैदा हो गई हो, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। कार्बन 12 समस्थानिक जो है ये एक प्रकार की समस्थानिक है, और समस्थानिक के बारे में हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम समस्थानिक को टच नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो आएगी हमारी। लेकिन फिलहाल जो है, फिलहाल आप इसको इतना ही समझ लें कि कार्बन 12 समस्थानिक जो है ये एक विशेष प्रकार का तत्व है, यानी एक तत्व के रूप में आप इसको समझ लें। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या बता रहा है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1U कहा जाता है। अब जैसे आपके दिमाग में जो सवाल है कि 1U बराबर कितना, तो इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का कल्पना करेंगे, और इस परमाणु को हम समान समान 12 भागों में विभाजित कर देंगे, और उसमें एक टुकड़े का एक भाग का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम 1U मानेंगे। यानी हमने देख लिया कि 1U बराबर क्या है न, 1U इज इक्वल टू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, और उसको हम भागा दे देंगे 12 से। तो ये है 1U का डेफिनेशन। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी जो है काफी काम आती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुछ सिलेक्टेड तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या हैं। हाइड्रोजन 1, सारे यूनिट्स जो हैं ये यू में दिया हुआ है। हम यू यहाँ पर यू का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा वह सारा द्रव्यमान यू में ही रहेगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। तो फ्रेंड्स यहां पर आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सुविधा के दृष्टिकोण से, ताकि ये जो है इजीली मेमोराइज किया जा सके। तो इस प्रकार ये जो तत्व का लिस्ट है ये सारे लिस्ट हमारे दिमाग में अवश्य जो है मेमोराइज होकर रहना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है अणु क्या होता है। एक्चुअली परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा परस्पर आकर्षण बल से कसकर जुड़े होते हैं तो ऐसे समूह को अणु यानी मॉलिक्यूल कहा जाता है। अणु में क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और इसी प्रकार के एक समूह को हम एक अणु कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है ये स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहता है, ये अणु के रूप में रहता है। यानी कुछ परमाणु आपस में मिलकर एक समूह बनाता है और उस समूह में रहता है, जबकि अणु को हम कह सकते हैं कि अणु जो है ये स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह यह है कि अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। अणु में क्या होता है कि अणु में एक से अधिक परमाणु रहते हैं, और ये सारे परमाणु जो हैं एक ही तत्व के हो सकते हैं या फिर अलग अलग तत्व के भी हो सकते हैं। यानी अणु जो है
अणु तत्वों का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है। अब आइए अणु के बारे में और कुछ जानते हैं। आप देखेंगे कि अणु जो हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है तत्वों के अणु और दूसरा है यौगिकों के अणु। अब क्या है तत्वों के अणु और क्या है यौगिकों के अणु? तत्वों के अणु का उदाहरण आप देख सकते हैं H2 यानी हाइड्रोजन गैस, O2 यानी ऑक्सीजन गैस और O3 यानी ओजोन। उसी प्रकार यौगिकों के अणु के रूप में आप उदाहरण देख सकते हैं H2O यानी जल के अणु, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणु और CH4 यानी मीथेन का अणु। तो तत्वों के अणु में क्या होता है कि जो परमाणु होता है, अणु में मौजूद जो परमाणु होता है वह एक ही तत्व के होता है। लेकिन यौगिक के अणु में क्या होता है कि जो भी परमाणु मौजूद होता है एक अणु में, वह एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। हमारा अगला टॉपिक होगा आयन क्या होता है। हालांकि इस वीडियो में हम आयन के बारे में डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। आयन के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम परमाणु की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि कुछ जनरल आइडिया हम ले लेते हैं कि एक आयन क्या होता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है। आयन क्या है कि आयन एक परमाणु भी हो सकता है या ये परमाणु का एक समूह भी हो सकता है, और ये ऐसा चीज होता है जिसमें नेट आवेश, कुल आवेश जो होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन यानी एनायन कहते हैं और धन आवेशित आयन को धनायन यानी कैटायन कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि आवेश जो है ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो आयन नेगेटिव चार्ज से होता है वह हम ऋणायन यानी एनायन कहते हैं, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हम धनायन यानी कैटायन कहते हैं। यौगिकों के रासायनिक सूत्र। फ्रेंड्स, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे यौगिकों के रासायनिक सूत्र को याद रखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किससे कहते हैं। क्योंकि हमने अब तक जो भी डिस्कशन किया उसमें हमने यही चीज सीखा कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु यानी एटम कहते हैं और यौगिकों के सूक्ष्मतम कण को हम अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। अगला जो पॉइंट जो हमने देखा वो ये देखा कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बनाकर एक समूह बनाते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। अब हम अणु का एक उदाहरण लेते हैं। जल के एक अणु जो होते हैं इसमें टोटल 3 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, और ये तीनों परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, और इसी समूह को हम जल के एक अणु के नाम से जानते हैं। तो चूंकि हमने देखा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, इसीलिए जल का रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं H2O। इसमें हाइड्रोजन 2 है इसीलिए H के साथ 2 का प्रयोग किया गया है, और ऑक्सीजन 1 है इसीलिए चूंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं है इसीलिए ऑक्सीजन को सिर्फ O हमने लिखा। इसी प्रकार जल का जो रासायनिक सूत्र है वह है H2O। ठीक उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु यानी टोटल 3 परमाणुओं का एक समूह होता है जो कि आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड के रासायनिक सूत्र जो होगी वह होगी H2S। इस प्रकार के एग्जाम्पल में हमने यही देखा कि किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र सिर्फ ये बताती हैं कि इस यौगिक का एक अणु में कौन से तत्व के कितने परमाणु मौजूद हैं। इस प्रकार यौगिकों का रासायनिक सूत्र जो है उसको हमने समझ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक जो हैं जिसकी रासायनिक सूत्र हमें मेमोराइज करनी है वो सारे लिस्ट अब हम देख लेंगे। अब हम कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को नोट आउट कर लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO,
सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसके रासायनिक सूत्र जो हैं हमें याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स हैं जिसके रासायनिक सूत्र हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसकी केमिकल फार्मूला हमें याद रखनी जरूरी है। हमारा अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास। जिस प्रकार किसी परमाणु के द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, उसी प्रकार किसी अणु के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अणु के सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उनके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो चूंकि किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें जो सभी भी परमाणु मौजूद हैं सारे परमाणु के द्रव्यमान को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार जोड़ के जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वही होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर हम जल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करके देखेंगे। क्योंकि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह है H2O। इसी प्रकार जल के जो आणविक द्रव्यमान है यानी एक अणु का जो द्रव्यमान है उसको अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 1। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसीलिए 1 × 2 और इसमें जोड़ देंगे ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान, यानी ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? वह होता है 16। इसी प्रकार हमने क्या पाया कि जल के एक अणु का द्रव्यमान जो है वह 18U, यानी आणविक द्रव्यमान जल का जो है वह है 18U। अब हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है मोल संकल्पना यानी मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार अगर आप ABCD नहीं जानेंगे तो इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, उसी प्रकार अगर आप मोल कंसेप्ट को बारीक से नहीं समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री का जो आधार है वह है मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट को हमको बारीक से बेहतर ढंग से समझना है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने से पहले हम अपना दिमाग को केंद्रित करते हैं अपने डेली लाइफ पर। मान लेते हैं कि आपको एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ सामानों की सूची बनाई गई है और इसमें से वो सामान आपको जाना है बाजार और खरीद के ले आना है। उसमें है 5 किलोग्राम आटा, 2 लीटर दूध, 1 दर्जन केला और भी बहुत कुछ। तो अब जैसे यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वह है किलोग्राम, लीटर, दर्जन, ऐसे भी। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो उसमें एक अलग तरह के यूनिट का यूज किया जाता है जिसके बारे में हो सकता है कि आपने नाम अभी तक सुना भी नहीं हो, और वह है पदार्थ की मात्रा की इकाई यानी मोल। मोल एक विशेष प्रकार का यूनिट है, इकाई है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा को जानते हैं। तो आइए अब हम मोल को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। 1 मोल बराबर कितना? जिस प्रकार हम जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस और 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष, ठीक उसी प्रकार 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण। यानी जब किसी द्रव्य में, किसी पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 हो तो हम उस मात्रा को 1 मोल कहेंगे।
उदाहरण के लिए अगर आपसे बोला जाए कि जल का 1 मोल यानी जल की इतनी मात्रा जिसमें जल के अणुओं की संख्या हो 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल तब हम कहेंगे जब किसी पदार्थ में कणों की संख्या इतनी हो, और इस संख्या को एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल जल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु। ठीक उसी प्रकार 1 मोल सोडियम बराबर हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के परमाणु, और 1 मोल सोना बराबर हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 सोने का परमाणु। तो चूंकि जल जो है ये कंपाउंड है और इसमें जो कण होंगी वह अणु होगी, जबकि सोडियम और सोना जो है ये तत्व हैं और इसकी जो कण होगी वह परमाणु होगी। इसीलिए जल का 1 मोल में हम अणु शब्द का प्रयोग किए, सोडियम और सोने के केस में हमने परमाणु शब्द का प्रयोग किया। घुमा फिरा के हम कह सकते हैं किसी तत्व का 1 मोल मतलब उस तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, और किसी यौगिक का 1 मोल मतलब उस यौगिक का 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। 1 मोल को हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कैसे, आइए देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जल का जो आणविक द्रव्यमान है वह है 18 U। अगर हम यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ है वह U है, U को हटाकर अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा, न 18 ग्राम होगा। तो जब हम किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान में U के स्थान पर ग्राम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह मात्रा जो होगा उस यौगिक का 1 मोल होगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 18 U जो है वह जल का आणविक द्रव्यमान है, इसलिए 18 ग्राम जो होगा वह जल का 1 मोल होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। जब किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उस मात्रा को हम 1 मोल कहते हैं, और उस वैल्यू को यानी उस द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का मोलर मास जो है वह है 18 ग्राम। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जाते वक्त वीडियो को लाइक करना न भूलें।